जी बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक मॉडल के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो के एंड तक इस डीएनए मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी एक मॉडल दिया गया था जो कि रोजलैंड फ्रैंकलिन ने जो है वो दिया था, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे थोड़ा सा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह डीएनए मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर लेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को तैयार करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए मॉलिक्यूल की बड़ी अहमियत है और हम इस डीएनए को एक न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। अब इस टॉपिक को समझने से पहले प्यारे बच्चों, आपको न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ये आप रोजलैंड एलएसी फ्रैंकलिन की तस्वीर देख सकते हैं। इसने सबसे पहले जो है, ये एक इंग्लिश केमिस्ट थी, इसने सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए का मॉडल जो है वो दिया था। चूँकि अब ये पुराना हो गया है तो लिहाजा अब डीएनए का नया मॉडल चलता है जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो डेफिनेटली वो मॉडल तो अब पुराना हो गया जो कि रोजलैंड ने दिया था। अब डीएनए का मॉडल चलता है और इस डीएनए के मॉडल जो वाटसन क्रिक का मॉडल चलता है वो बहुत बड़ा मॉडल है और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इस मॉडल के देने पर। बहरहाल समझते हैं ये डीएनए का मॉडल क्या है। आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये शुगर है और ये एक बेस है। आपने नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में पढ़ा होगा। इनकी काफ़ी किस्में हैं जिनमें एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन ये सब शामिल हैं। शुगर, इसमें जो बहुत सी शुगर्स होती हैं लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड में हमेशा आपको जो शुगर नज़र आएगी वो राइबोज होगी क्योंकि उसके 5 कॉर्नर्स होते हैं। तो आपको इसके 5 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। और फॉस्फेट आपको पता है कि एक रेडिकल होता है और फॉस्फेट जो है इसमें पाया जाएगा। तो जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है कि ये फॉस्फेट है जिसके साथ ऑक्सीजन 4 आपको नज़र आ रहे हैं। और इसमें ये होता है कि आप इसके रेडिकल को आप इस तरह सेंस कर सकते हैं कि पी के साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन है और -3 वैलेंसी है। और न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता दिया कि 3 यूनिट्स का बना हुआ होता है और डबल न्यूक्लियोटाइड आपस में एसोसिएट होते हैं। ये जो आपको एक स्ट्रिंग नज़र आ रहा है और ये जो स्ट्रिंग नज़र आ रहा है, समझ लें कि एक न्यूक्लियोटाइड इस तरफ से है और एक न्यूक्लियोटाइड इस तरफ से है और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है। पानी में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर न्यूक्लियोटाइड भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें तो फिर बनता है एक डीएनए का स्ट्रक्चर। समझ लें आपके बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जो हैं वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह के इस डायग्राम में अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका नाम है साइटोसिन वाली बेस वाला न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर गुआनिन बेस वाला न्यूक्लियोटाइड है और ये शुगर है। और आप कह लें कि ये जो बीच में आपको बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन दोनों बेसिस के साथ थोड़ी शुगर भी लगी हुई है फ़िलहाल, और इन दोनों बेसिस के साथ देखें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल होते हैं। तो GC या CG इनके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जबकि ऊपर वाली डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि थायामिन है और एडेनिन है और इनमें आपको सिर्फ 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। सो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड AT या TA के दरमियान बनते हैं। तो ये तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएनए मॉडल को समझने से पहले आपको ये चीज़ों का थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए एंड आई होप कि आप इस बात को गेट कर रहे हैं। तो अगर टॉपिक की तरफ चलें तो आपको पता है कि रोजलैंड फ्रैंकलिन का जो मॉडल था 1953 से पहले जो है बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन 2 फ्रेंड्स थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने जो है, ये यंग रिसर्चर्स थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इनका ताल्लुक़ था। तो इन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया जो कि तहलका मचा दिया। समझ लें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दुनिया में ये बहुत ज़बरदस्त एक बात सामने आई जो इन दोनों ने रखी है। वो क्या बात थी, यही आज का लेक्चर है। तो इस मॉडल में बेसिकली इन्होंने बात ये की थी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं और इनकी एक ग्रुप को हम प्योरीन्स ग्रुप भी कहते हैं और इसके अलावा हम पैरामिडिन्स ग्रुप भी कहते हैं। तो चलें पहले प्योरीन्स और पैरामिडिन्स को समझ लेते हैं,
फिर इनके डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अब हमारे पास ये दो बेसिस हैं एडेनिन, जिसका ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक नाइट्रोजीनियस बेस कहलाती है, और ये भी एक हमारे पास कह लें कि नाइट्रोजीनियस बेस है, इसका नाम है गुआनिन। तो ए और जी डबल रिंग्ड बेसिस होने की वजह से इसमें दो रिंग आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से इनको हम प्योरीन्स कहेंगे। अब याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर लें। तो साइंसदानों ने डबल रिंग बेसिस को तो प्योरीन्स कह दिया, तो सिंगल रिंग बेसिस जिसमें साइटोसिन है, थायामिन है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एक और बेस है दैट इज़ बेसिकली नोन एज यूरेसिल, तो ये आरएनए में ही मिलेगी, डीएनए में आपको ही मिलती है। देखें, आरएनए का भी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी डीएनए के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे सबसे पहले आपको आरएनए समझाना चाहिए, क्योंकि आरएनए के बनने के बाद ही डीएनए बनना पॉसिबल है। बहरहाल टॉपिक आज का डीएनए है, तो डीएनए को ही समझने की कोशिश करते हैं। सो साइटोसिन और थायामिन जो हैं, ये दोनों बेसिस को हम पैरामिडिन्स कहते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में आरएनए की बेस ये भी सिंगल रिंग्ड होती है चूँकि, तो यूरेसिल भी शामिल हो जाती है, तो लिहाजा इन तीनों बेसिस को पैरामिडिन्स कहा जाता है। एंड आई होप कि आपको जो है अब पैरामिडिन्स की स्टोरी और प्योरीन्स की स्टोरी जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब अगली बात, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है जो आपसे की जा सकती है, वो ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो इस डायग्राम में आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इनका जो डायमीटर है इस डीएनए के स्ट्रक्चर का, लेट्स से दैट कि ये वाला हिस्सा एक हिस्सा आप प्योरीन समझ लें और ये वाला एक हिस्सा आप पैरामिडिन समझ लें, क्योंकि एडेनिन है, ए लिखा हुआ है ना, तो ये एडेनिन वाली साइड है, तो इसको आप प्योरीन समझ लें। और ये थायामिन लिखा हुआ है, थायामिन चूँकि पैरामिडिन है, तो ये पैरामिडिन वाली साइड है। तो मतलब एक जो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड का एक फासला होगा, उसको हम डायमीटर कहेंगे, जो कि 2 नैनोमीटर का होगा। तो ये बोर्ड का एक एमसीक्यू भी रहता है कि भाई बताएं डीएनए का डायमीटर क्या होता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर कर सकता है। और याद रखिएगा 2 नैनोमीटर जो है इस मॉलिक्यूल के डायमीटर का साइज होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 नैनोमीटर बोर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। चलें, आई होप आपको डायमीटर की स्टोरी तो क्लियर होगी। अगली स्टोरी जो बड़ी टीज करती है इस डीएनए मॉडल को लेकर, और वो ये है कि इसमें जो डबल का हेलिकल स्ट्रक्चर की जो बातें होती हैं, यानी ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, तो इसमें 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड को जो है वो बड़ा फोकस किया जाता है, और कहा जाता है कि ये दोनों एंड्स जो हैं वो ऑपोजिट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं अब ये प्राइम एंड्स का क्या स्टोरी है। देखें, ये आप समझ लें कि अगर एक स्ट्रैंड जा रहा है, तो ये स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड अप हो रहा है 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। लेकिन इसके साथ वाला जो स्ट्रैंड है, ये जब जा रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये देखें, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, तो ये 3 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा है और ये 5 प्राइम एंड पे एंड अप हो रहा है। और वही बात कि इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है। सिंपली इसको आप, ये जो आपको कर्ल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको आप ओपन करके एक लैडर की तरह समझ लें। ये देखें, अब टॉप पे आपको 5 प्राइम एंड नज़र आ रहा है और बॉटम में आपको 3 प्राइम एंड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे टॉप पे आपको जो है वो 3 प्राइम एंड नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको 5 प्राइम एंड नज़र आ रहा है। और ये जो आपको रेड सा एक लैडर का हिस्सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर मतलब ये जो एक सेक्शन आप ले लें, ये वाला सेक्शन ले लें, तो ये वाली 2 बेसिस हैं और इनके साथ ये जो रेड मार्क किया गया है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मौजूद है। इन द सेम कैटेगरी यहाँ पर भी ऐसा है। और याद रखिएगा, इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फंक्शन है, जबकि ये जो हमारे पास लैडर है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल ये हायर क्लासेस के मज़ीद डिटेल स्ट्रक्चर जो हैं आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपका माइंडसेट बना रहा हूँ कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बनने से बनता है, आपस में मिलने से बनता है। चलें थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करते हैं। जैसे ये अब नाइट्रोजीनियस बेस है, अब ये हमारे पास जो शुगर है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास शुगर देखें, यहाँ पे ये पहले कार्बन के साथ जो है ये अटैच है नाइट्रोजीनियस बेस, और इसको आप एडेनिन कह सकते हैं या गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। स्ट्रक्चरली ये एडेनिन नज़र आ रही है। अब देखें दूसरे कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन लगा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक पूरी शुगर है, और यहाँ पर देखें आपको हाइड्रोक्सी नज़र आ रहा है। अब ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है।
अब देखें सिनेरियो ये हो रहा है कि ये अब 4 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अब यहाँ से जब जगह अवेलेबल होगी तो इसको हम कहेंगे दैट इज गोइंग टू बी कैटेगराइज्ड एज द 5 प्राइम एंड। ये देखें, अब समझ में आया आपको यहाँ पर? आई होप आपको ये थोड़ा सा स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अब ये हमारे पास हिस्सा जो शुगर का आ रहा है, लुक एट दैट। अब ये 3 प्राइम एंड आपको फ्री नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 5 प्राइम एंड यानी शुगर का 5वां कार्बन फ्री नज़र आ रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड जो बनेगा नेक्स्ट वो यहाँ पर 5 प्राइम एंड के साथ बनेगा और यहाँ पर जो नेक्स्ट बॉन्ड लगेगा आकर वो 3 प्राइम एंड के साथ लगेगा। तो ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया, अगर आप शुगर को टिल्ड कर दें, उल्टा कर दें, इस शुगर को अगर उल्टा कर दें यानी कि रिवर्स कर दें, तो अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो फिर 3 प्राइम एंड ऊपर आ जाएगा। ये देखें 3 प्राइम एंड ऊपर आ गया और 5 प्राइम एंड जो है वो नीचे की तरफ चला गया, यानी कि ये वाला हिस्सा 5 प्राइम एंड है और ये वाला हिस्सा 3 प्राइम एंड है। यानी कि ये शुगर का बेसिकली कार्बन नंबर है जो प्राइम एंड्स जो है जिसको हम कह रहे हैं। एंड आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इस डीएनए स्ट्रक्चर पे। अब ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है हेलिकल का, ये थोड़ा सा सेक्शन है जो कि एयर स्पेस दे रहा है या कह लेंगे फ्री स्पेस दे रहा है। जबकि आप देखें यहाँ पे आपको ये ज़्यादा सारा हिस्सा जो है एक एयर स्पेस दे रहा है या फ्री स्पेस दे रहा है। अब इसमें साइंसदानों ने हमें इस तरह समझाया है कि जो 2 बेसिस हैं उन 2 बेसिस के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि डेफिनेटली अब 2 नैनोमीटर तो पूरा एक डायोमीटर है, एक पूरी एक लेंथ है जो कि विड्थ आप कह सकते हैं, डायमीटर आप कह सकते हैं। लेकिन जो हाइट के एतबार से हम देखें तो 2 बेसिस एक दूसरे से 0.34 नैनोमीटर अपार्ट हैं, यानी कि इनका ये डिफरेंस है। इसको आप कह सकते हैं कि ये 2 बेसिस का फासला है जो कि यूनिफॉर्म है, यानी कि जो यहाँ पर भी आपको 0.34 नैनोमीटर का डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पर भी एंड द सेम वे यहाँ पर भी, इस तरह सो ऑन आप आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे 2 बातें की गई हैं, मेजर ग्रूव की और माइनर ग्रूव की। अगर इसको समझें हम, देखें अब ये जो फासला है जिसमें एयर स्पेस आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर में एयर स्पेस जहाँ पर ज़्यादा नज़र, इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव। इसका जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है। अगर आप माइनर ग्रूव की बात करेंगे तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो आपने मेजर ग्रूव की जो है एक लेंथ जो है वो याद रखनी है जो कि है 3.4 नैनोमीटर, और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो एक फासला है हाइट वाइज वो 0.34 नैनोमीटर है। जबकि जो एक डायमीटर है हमारे पास इस डीएनए स्ट्रक्चर का, दैट इज़ 2 नैनोमीटर। एंड आई होप कि आपको ये जो ज्योमेट्री है थोड़ी सी इस मॉलिक्यूल की समझ में आ रही होगी कि आखिर ये ज्योमेट्री हमें क्या समझा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अब हमने सारे एटम्स को एम्बेड कर दिया है और यहाँ मेजर ग्रूव दिखाया जा रहा है और माइनर ग्रूव दिखाया जा रहा है। इस तरीके से हमने ये डायग्राम ली है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, और फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हमें इस तरह की डायग्राम नज़र आई है जिसमें हमें मेजर और माइनर ग्रूव्स नज़र आए हैं, और इस तरह से हमने जो है इसके स्ट्रक्चर को फिज़िकली समझने की कोशिश की है कि आखिर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात समझा देता हूँ जो मेरे भी माइंड में आ रही है कि आखिर हम इसको डीऑक्सीराइबोज ही क्यों कहते हैं, हम इसको ऑक्सीराइबोज क्यों नहीं कहते। अगर हम इन दोनों शुगर्स को बेसिकली राइबोज की वजह से ही इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है, देखें अगर हम तो ये है डीऑक्सीराइबोज और ये है राइबोज। क्यों कहा गया इसको राइबोज और इसको डीऑक्सीराइबोज, ये डिफरेंस आता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो आप कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन का ना होना, यानी कि इस शुगर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और ये निशानी है डीएनए की शुगर की। डीएनए की शुगर में ये ऑक्सीजन हमेशा कम होगा, जबकि अगर आप आरएनए की शुगर में देखोगे उसमें भी राइबोज आपको मिलती है, लेकिन उसके अंदर आपको ऑक्सीजन जो है वो लाजमी नजर आएगा। यानी कि आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का जो मुखफ़िफ है, तो लिहाजा राइबोज न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब हुआ कि उसमें आपको ऑक्सीजन जो है वो लाजमी नजर आएगी, यानी यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आपको मिलेगी। एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस जो बोर्ड में भी आ जाता है आपको क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीराइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स। तो आपने यही कहना है कि डीएनए की शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, 2 डीऑक्सीराइबोज क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और इसको
2 राइबोस कहेंगे क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ इसमें ऑक्सीजन हमें नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ कि आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि भाई बताओ भाई आखिर वो ऑक्सीजन गया कहाँ, डीएनए की जो शुगर का ऑक्सीजन है आखिर वो कम क्यों है। ये क्वेश्चन आप करो अपने टीचर से और आई होप कि आप इस वीडियो पे कमेंट लाजमी करोगे, और अगर अभी आपको पता है तो आप लाजमी कमेंट कर दो। तो ये स्टोरी जनाब मैंने आपसे ओपन कर दी जिसमें हमने बहुत से मसलों को हल किया है, न्यूक्लियोटाइड्स को समझा है, फ्रैंकलिन के बारे में जान लिया, फ्रांसिस क्रिक और वाटसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, स्पेसिफिकली डीएनए की ज्योमेट्री समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलें, अभी ज्योमेट्री में हमने जो 2 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर और इवन जो फासला है 3.4 नैनोमीटर्स का, ये भी समझने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखो एक इन्होंने वर्ड यूज़ किया है हाइपरफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइपरफोबिक का मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही पानी से ये स्ट्रक्चर दूरी इख्तियार कर ले, तो दैट स्ट्रक्चर इज़ द मेजर ग्रूव इज़ हाइपरफोबिक एरिया, क्योंकि दैट्स वाई हाइपरफोबिक होने की वजह से ये ग्रूव बनता है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर एक झुकाव सा पैदा होता है, तो दैट्स वाई वी यूज़ अ वर्ड हाइपरफोबिक ग्रूव। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि प्योरीन्स एंड पैरामिडिन्स जो हैं इनका सारा सिनेरियो है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये डबल रिंग्ड बेस है, ये प्योरीन है, ये सिंगल रिंग्ड बेस है, ये पैरामिडिन है, और यहाँ पे ये प्योरीन है, ये पैरामिडिन है, ये प्योरीन है, ये पैरामिडिन है। और हमेशा ये एक तयशुदा बात होती है कि प्योरीन की तरफ से और पैरामिडिन की तरफ से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी नज़र आते हैं और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी नज़र आते हैं। लेकिन साइंसदानों ने एक फैक्ट देखा है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हमेशा जब गुआनिन साइटोसिन से मिलेगी तो वो हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हुई नजर आएगी, और अगर हम देखेंगे कि जब थायामिन जो है वो एडेनिन के साथ मिलेगी तो वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हुई नजर आएगी। In the same case, cytosine once again, अगर it's not a problem कि cytosine इस लोकेशन पर है, यानी कि लेफ्ट वाले राइट वाले स्ट्रैंड के साथ है साइटोसिन या लेफ्ट वाले स्ट्रैंड के साथ है, ये केस नहीं है। केस ये है कि किसका किसके साथ बॉन्ड बन रहा है। साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, ये आपने याद रखना है, और जबकि जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। अगर ये बातें आप भूल जाते हैं तो फिर ये एमसीक्यू लूज़ करेंगे आप। और दूसरा ये भी याद रखिएगा कि अगर एक साइड 5 प्राइम एंड खुला छोड़ा हुआ है तो दूसरी साइड पे ऑपोजिट है 3 प्राइम एंड आपको नज़र आएगा अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। यहाँ पे 5 प्राइम एंड के ऊपर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड लग सकता है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड के साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो लग सकता है। आई होप कि आपको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात भी क्लियर हो गई हो। इसलिए ये लास्ट कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं कि जो एडेनिन है वो एक प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगी साइटोसिन के साथ, क्योंकि साइटोसिन के पास 3 जगह अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, जबकि जो एडेनिन है साइटोसिन के पास 2 जगह अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, जबकि एडेनिन के पास जो अवेलेबल पोजीशंस हैं वो 3 हैं, इसलिए इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकेगा। और यहाँ से हम ये भी फिर कह सकते हैं कि जो गुआनिन है वो नहीं बना पाएगी थायमिन के साथ हमेशा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नतीजा ये निकलता है कि जो एडेनिन और थायमिन है यानी इनका हमेशा सेम प्रोपोर्शन आपको डीएनए में नज़र आएगा, यानी कि डीएनए में ये जो बेसिस हैं एडेनिन और थायमिन आपको एक प्रॉपर रेशो से नज़र आएंगी। इसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन भी आपको नज़र आएंगी, यानी कि अगर 10 एडेनिन है तो फिर कंफर्म हो जाती है बात कि 10 थायमिन भी आपको मिलेंगी, और अगर 5 आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं गुआनिन के तो फिर 5 ही आपको साइटोसिन के मिलेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। और ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि शुगर बैकबोन है, ये देखें ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, और फिर इसके साथ आगे बेस है, और बेस ने बेस के साथ जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी साइटोसिन ने गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। और इस तरीके से ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर आपको डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है आपको नज़र आ रहा है, जिसको आप डीएनए डबल हीलिक्स के नाम से भी याद रख सकते हैं। अब जनाब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। अब समझेंगे कि आखिर नया डीएनए कैसे बनता है। ये डीएनए अब कहाँ होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, एंड आई होप आप कमेंट करने चले गए होंगे। ये बेसिकली मिलता है आपको न्यूक्लियस के अंदर।
ठीक है, डीएनए की लोकेशन है सेल में न्यूक्लियस के अंदर, और अगर सेल में कहीं और भी डीएनए अवेलेबल है तो वो अवेलेबल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से अलहदा पाया जाता है। तो ये दोनों जगह पे आपको प्यारे बच्चों डीएनए मिलेगा, ये इनकी लोकेशन है। तो ये अब आपने इस मॉलिक्यूल की लोकेशन याद रखनी है। सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ इसका क्या स्ट्रक्चर है। 1953 के अंदर ये जो बात मैं आज आपको 2024-25 में समझा रहा हूँ, ये तकरीबन 1953 में समझाई गई थी वॉटसन एंड क्रिक नामी साइंसदानों के थ्रू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उनको ये बात समझाने पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, और उन्होंने प्रॉपरली एक मॉडल बनाकर ये बात सब साइंसदानों को समझाई। नेक्स्ट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन है, और समझेंगे कि आखिर नया डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, कैसे बनता है। जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.